हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो पहली वीडियो में हमने सेल के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद हम इसके पार्टों के बारे में, इसके जो भाग हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला जो हमारा जो ये डायग्राम है, ये है एनिमल सेल का, जंतु सेल का, जंतु कोशिका का। और जो दूसरा हमारा डायग्राम है वो है प्लांट सेल का, यानी पादप कोशिका का। अब जंतु कोशिका व पादप कोशिका में सबसे पहले जो हम पहला भाग के बारे में अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो आपको एनिमल सेल में नजर नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल सेल में केवल एक ही मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन है, एक ये इनर, एक अंदर, एक बाहर, आउटर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो पहले हम सेल वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम डालेंगे आज हेडिंग, आज की पहली हेडिंग होगी हमारी सेल वॉल। सेल वॉल और कोशिका भित्ति, सेल वॉल और कोशिका भित्ति, सेल वॉल और कोशिका भित्ति। पहली इसमें हम हेडिंग, पहली जो पॉइंट होगा हम इसमें ये डालेंगे कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है या कोशिका, जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पहला हमारा क्या होगा, इसमें ए डाल देते हैं कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। दूसरी हेडिंग मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप लोग कैसे लिखेंगे कि जो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। सेकंड जो हमारा बी पॉइंट होगा, उसके बाद हम जानेंगे कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है। सेल वॉल एक प्रोटीन की बनी हुई है। सेल वॉल जो ये आउटर लेयर है ये हमारी प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है, सेल वॉल की जो प्रोटीन है वो है सेलुलोज प्रोटीन। किस प्रोटीन की बनी है, प्रोटीन है हमारा सेलुलोज प्रोटीन, सेलुलोज प्रोटीन। सेल वॉल हमारी सेलुलोज प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज प्रोटीन जो है वो जंतु पचाने में असमर्थ है। हम किस में आते हैं, जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो जंतु इसे पचाने में क्या है, असमर्थ है। किसको, सेलुलोज प्रोटीन को। जो सेल वॉल है वो किस में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ये सेलुलोज नामक प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल अगर हम बोले तो जैसे हमने प्लांट्स को देखा हो, तो प्लांट्स में जो जैसे नीम के या और भी आपने देखे होंगे, तो छाल जो उसकी भारी भरकम जो छाल होती है बाहर, वो क्या है, वो सेल वॉल ही है। सेल वॉल पौधों को क्या बनाती है, कठोर बनाती है ना, दृढ़ बनाती है। तो सेल वॉल हो गया प्रोटीन। अब जैसे आपने देखा हो जो कागज है वो किससे बनते हैं, प्लांट से बनते हैं। तो कभी कभी हम छोटे थे तो क्या करते थे, जो कागज के टुकड़ों को कभी कभी खा लेते थे। तो वो जो टुकड़े हैं वो पेट में जाके पचने नहीं है। तो वो जो हमारा जो जंतु है वो सेल वॉल प्रोटीन नाम को, सेल वॉल नामक प्रोटीन को पचाने में असमर्थ है। अब जो सी पॉइंट है, एक हो गया हमारा ये प्लांट सेल में पाया जाता है, हाँ प्रोटीन सेलुलोज की है। सी पॉइंट, कुछ जंतुओं में कुछ अपवाद हर जगह मिलेंगे। केमिस्ट्री में अपवाद जी भर के मिलेंगे, बायोलॉजी में अपवाद कम मिलेंगे। तो कुछ जंतुओं में एक बाहर की, एक आउटर लेयर प्रोटीन की पाई जाती है। जैसे ये भी तो एक आउटर लेयर है सेलुलोज की बनी हुई। ऐसी कुछ जंतुओं में एक आउटर लेयर, प्रोटीन की एक आउटर लेयर पाई जाती है। वो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पहले वो जंतुओं के बारे में जानो, वो जंतु कौन से हैं। वो जंतु हैं, एक तो है कुछ जंतुओं में प्रोटीन की एक आउटर लेयर, बाहरी आवरण पाया जाता है ना। तो वो जंतु कौन है, पैरामीशियम और युगलीना। पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे पैरामीशियम और युगलीना। पैरामीशियम
पैरामीशियम और युगलीना, युगलीना सॉरी युगलीना है, युगलीना। पैरामीशियम और युगलीना ये क्या है? जंतु। दोनों क्या है? जंतु। जंतु कुछ जंतुओं में, इस लाइन को कैसे लिखोगे? कुछ जंतुओं में पैरामीशियम, जैसे पैरामीशियम और युगलीना में एक प्रोटीन का बाह्य आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तनुत्वक कहते हैं, जिसे हम तनुत्वक कहते हैं। तनुत्वक, तनुत्वक या पेलिसिली, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पेलिसिली कहते हैं। एक बार दोबारा से इसे रिवाइज करो, सेल वॉल को। ज्यादा भारी भरकम बिल्कुल भी नहीं है, बस क्या है, ये आउटर लेयर है प्लांट सेल की। और क्या है ये पौधों को या प्लांट सेल को क्या बनाती है? दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। ये जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, ये किस किस प्रोटीन की बनी हुई है? ये सेलुलोज नामक प्रोटीन की बनी हुई है, जो कुछ जंतुओं में, कुछ जंतु कौन से हैं? पैरामीशियम और युगलीना जंतुओं के अंतर्गत आएंगे। इनके बाहर भी एक बाह्य आवरण पाया जाता है प्रोटीन का, लेकिन उसे हम सेल वॉल बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसे हम तनुत्वक या पेलिसली कहेंगे। अब आपका सेल वॉल कंप्लीट। उसके बाद हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले इसे मिटाते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, दूसरा होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, या हमने कहा इसमें कहा, इसमें ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे है ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले लिखते हैं, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी है क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन है ये। तो दूसरा जो आज हमारी हेडिंग होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसकी पहली मुख्य बात यही है कि जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका में भी पाई जा रही है, वो पादप कोशिका में भी पाई जा रही है। पादप कोशिका में ये रही, जंतु कोशिका में ये रही। तो पहले आप क्या लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका जो झिल्ली है वो पादप और जंतु कोशिकाओं में, दोनों में ही पाई जाती है। ये किस में उपस्थित है? ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। दोनों में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है। अब इसका काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। अगर हमसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है तो उसके बारे में कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे हैं। कौन सी झिल्ली है? ये वाली। कोशिका के सभी अवयव जो हैं ये एक झिल्ली के द्वारा घिरे हैं, इसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरी बी पॉइंट आपने लिख लिया होगा, मैंने डेफिनेशन जो बोली है कि कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा जो हमारा सी पॉइंट होगा वो होगा कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, इंग्लिश में हम लिखेंगे सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या मतलब है? अर्धपारगम्य यानी पारगम्य मतलब निकलने का जगह, और अर्ध मतलब आधा, यानी आधी चीजों को भेज रही होगी झिल्ली ये जो है। तो इसकी डेफिनेशन है, जो कोशिका जो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है
वो केवल उपयोगी वस्तुओं को ही, उपयोगी जो द्रव्य हैं उनको ही कोशिका के अंदर भेजती है, और जो अनुपयोगी द्रव्य हैं उनको बाहर रहने देती है। कोशिका जो झिल्ली है हमारी, उपयोगी द्रव्य जो है उनको अंदर भेज देती है, और जो अनुपयोगी द्रव्य है उनको केवल बाहर ही रोक लेती है। अब ऐसे कैसे रोक लेती है? चलनी देखी होगी, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं। चाय जब छानते हैं तो उसके बाद जो पत्ती और जो अदरक है वो चलनी के ऊपर रह जाती है, वो क्या हो गया? अनुपयोगी द्रव्य। और जो उपयोगी द्रव्य चाय जो है वो कहाँ है? कप में। तो उपयोगी द्रव्य किसके अंदर चला गया? सेल, है ना। और जो अनुपयोगी द्रव्य बाहर रह गया? सेल के बाहर ही रह गया। तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान है किसमें? क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, केवल उपयोगी वस्तुओं को, उपयोगी द्रव्य को अंदर जाने देती है और अनुपयोगी को बाहर रहने देती है। अब हमारा अब इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये रहा प्रोटोप्लाज्म, इसमें भी बना हुआ है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सेम है प्रोटोप्लाज्म, तो इसे मिटाओ पहले। प्रोटोप्लाज्म, थर्ड हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में हम इसे लिखेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। पहले जानेंगे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी। प्रोटोप्लाज्म को खोजा किसने और इसका नामकरण किसने किया? ये खोजा किसी और ने है, नामकरण किसी और ने किया है। अब इसमें आपको दो दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो पहला हम याद करेंगे कि ये खोजा किसने है। ए पॉइंट हमारा क्या है कि प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता है डोजार्डिन। डोजार्डिन, डोजार्डिन 1835 ईस्वी में डोजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था। 1835 ईस्वी में इन्होंने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया, इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया। सारकोड, हाँ सॉरी, बारकोड से आप याद रख सकते हैं, सारकोड। सारकोड। प्रोटोप्लाज्म को डोजार्डिन ने सारकोड नाम दिया। उसके बाद पुरकिंजे आए, पुरकिंजे ने 1837, यानी ये 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इसे जीव द्रव्य नाम दिया। बी हो गया हमारा पुरकिंजे ने 1837 ईस्वी में इसको जीव द्रव्य नाम दिया, नामकरण इसका किया जीव द्रव्य। ये सब बातें आपको लिखनी है, आपको प्रॉपर अगर नोट्स बनाने हैं या मेरे से कुछ समझ रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ओरली सुनना है तो ओरली सुनिए, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा रहेगा, एक बार लिखोगे हाथ से तो आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसने लिखा? जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो खोज करता है वो डोजार्डिन है 1835 ईस्वी में, जिन्होंने सारकोड इसको नाम दिया है। उसके बाद पुरकिंजी आई 1837 ईस्वी में, इन्होंने इसे जीव द्रव्य नाम दिया। अब अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से डोजार्डिन दिए ही नहीं, उसमें आपको पुरकिंजे दिए हैं, मान लीजिए अरस्तु और एंटोनियो ल्यूवेनहॉक और पुरकिंजे, अब बोल दिया कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी है और उसमें डोजार्डिन है नहीं, तो उस स्थिति में आप पुरकिंजे ही लगाएंगे। लेकिन अगर डोजार्डिन है तो पहली हमारी प्रायोरिटी इसमें क्या होगी? डोजार्डिन को लगाने की होगी। अब उसके बाद हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म है क्या।
कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली हो गई ये, इसके अंदर एक तरल तरल रंगहीन और पारभासी जीव द्रव्य है। पारभासी एक गाढ़ा पदार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के अंतर्गत एक तरल पारभासी और लसलसा युक्त एक पदार्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, ये आपने, आई होप मुझे पता है, शायद आपने लिख ली होगी। अब दूसरा हम जानेंगे, तीसरा जो हमारा सी पॉइंट होगा, प्रोटोप्लाज्म को जीवन की इकाई कहते हैं। जीवन की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन की इकाई कहते हैं। जीवन की इकाई, प्रोटोप्लाज्म को जीवन की इकाई कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो आपको दिख रहा होगा इस तरह, ये जो प्रोटोप्लाज्म है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, और एक आपको न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर प्रोटोप्लाज्म दिखेगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियर ये रहा, एक यहाँ पे। तो ये दो तरह का हो गया। पहला हम लिखेंगे कोशिका, और जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ डालते हैं प्रोटोप्लाज्म। दो भागों में डिवाइड है, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जो इसकी मतलब कैसे जानेंगे, तो डेफिनेशन एक बार मैं बता देती हूँ, या मुख्य बात ओरली आप सुन लीजिए। जो साइटोप्लाज्म है वो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, और न्यूक्लियर जो हमारा ये न्यूक्लियस है केंद्रक, कोशिका झिल्ली के अंतर्गत व न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य भरा पड़ा है, जो द्रव्य, जितना भी द्रव्य है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है, गाढ़ा द्रव्य है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये प्रोटोप्लाज्म है, आपने जेली देखी होगी, जेली है ना, इसी तरह की है, सेम इसी तरह का प्रोटोप्लाज्म है। इसमें 80% जल है। ध्यान रखें, जेली थोड़ी ज्यादा गाढ़ी है, उसको थोड़ा सा कम गाढ़ी करो, है ना। तो 80% जल है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना जल है और कितना इसमें गाढ़ा द्रव्य है। तो इसमें 80% क्या है? जल है। 80% प्रोटोप्लाज्म में जल है और बाकी उसका जो गाढ़ा द्रव्य है। इसके जो सभी अंग हैं वो लटके तो रहेंगे नहीं, उस तभी तो वो जो गाढ़ा द्रव्य होगा तो उसमें धसे रहेंगे। यही कारण है कि इसके जो सभी ये जो सेल के अंग हैं, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ अगर इसमें कुछ होगा नहीं तो सबके सब नीचे आ जाएंगे, है ना, या एक तरफ चले जाएंगे, नीचे जरूरी नहीं नीचे आए, या इधर इधर कहीं भी चले जाए। लेकिन जो ये गाढ़ा द्रव्य है ये इनको अपनी जगह रोके हुए है, तो यही कारण है, इसीलिए इसे हम जीवन की इकाई कहते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम और पार्टों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए। ये मेरी पहली या दूसरी वीडियो है, तो इसमें मुझे क्या और अच्छा बताना है या क्या और अच्छा कर सकती हूँ मैं इसमें। फिलहाल जितना मेरे पे हो सका मैंने उतनी व्यवस्था करी। धन्यवाद आपका।